उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस का एक गांव लगता है तिवरज, और तिवरज गांव में एक कथावाचक जिनका नाम होता है उदय कृष्ण शास्त्री। पहले तो वो भक्तों को कथा सुनाते हैं और कथा सुनाने के बाद भक्तों से मुलाकात कर रहे थे। इसी बीच में भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा था। लगभग 21 साल की एक लड़की होती है जो प्रसाद वितरण करने में मदद कर रही थी। कथावाचक महाराज की नजर उस लड़की पे पहुंच जाती है। उस लड़की को लगातार देख रहे थे। एक टकटकी देखते देखते उस लड़की को आवाज लगाई, इधर आओ बेटा। जैसे ही वो लड़की आती है उससे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है। लड़की अपना नाम बताती है। उससे पिता का नाम पूछा जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहती हो। वो बताती है कि मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। उसके पति का नाम यह है, 2 बच्चे हैं। इतनी बात सुनने के बाद भी कथावाचक महाराज को लगता है कि कुछ ना कुछ तो झोल है। तभी उन्होंने 2 अपने अनुयायियों को बुलाया। उनसे कहा कि इस लड़की के बारे में कुछ पता करके आओ। जैसे ही 2 अनुयायी उनके लड़की के घर, उनके गांव जाते हैं और उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां से कुछ अलग तरह की जानकारी मिल जाती है। इसके बाद कथावाचक महाराज जो होते हैं उदय कृष्ण शास्त्री, वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद कहते हैं कि साहब मुझे कुछ आपसे बहुत जरूरी काम है। तभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो एसएसपी होते हैं अलीगढ़ के, उनको एक बात कहते हैं कि जो महाराज जी कह रहे हैं इनकी बात को थोड़ा गौर से सुना जाए। इसके बाद अलीगढ़ के एसएसपी के पास वो महाराज जी पहुंचते हैं और जाकर पूरी कहानी बताते हैं कि मैं इस तरह से फला गांव में गया था। वहां गांव में जाने के बाद मुझे एक लड़की दिखाई दी जो 21 साल के आसपास की है। दरअसल वो लड़की जिंदा है और उसके मरने की जो खबर है वो 7 साल पहले फैल चुकी थी। इसके मामले में जो कातिल है, जिसके ऊपर कत्ल का पूरा इल्जाम है, वो सलाखों के पीछे है। बस मैं ये चाहता हूं कि आप इस मामले की जांच पड़ताल कर लें। जैसे ही ये महाराज जी बात बताते हैं तो एसएसपी कहते हैं कि आप किस आधार पर ये सब बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि साहब आधार कुछ भी हो, लेकिन आप अगर अपने हिसाब से जांच पड़ताल करेंगे तो आप सबूत भी इकट्ठा कर सकते हैं और दूध का दूध, पानी का पानी भी कर सकते हैं। आखिरकार एसएसपी को बात माननी पड़ती है और एक सीओ साहब को इस मामले की जांच दी जाती है। सीओ साहब ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि जिस लड़की को मरा हुआ घोषित किया जा चुका है, दरअसल वो सचमुच वही लड़की है, वो जिंदा है। आखिरकार उसके जिंदा होने की और उसके मरने की कहानी क्या थी और कैसे वो लड़की पकड़ी जाती है, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का एक गांव लगता है धनठोली, जो कि गोंडा थाना क्षेत्र में लगता है। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम पंकज उर्फ भोला होता है। पंकज उर्फ भोला ये अलीगढ़ का एक हिस्ट्री शीटर बदमाश होता है। इसके ऊपर कई बड़े बड़े अपराध थे। एक बार यानी कि 27 मई 2015 को मथुरा से ये फिरोजाबाद न्यायालय में पेशी के लिए जा रहा था और 4 सिपाही साथ होते हैं। रोडवेज से इसका जाना था। तभी जैसे ही ये रोडवेज बस टूंडला थाना क्षेत्र में पहुंचती है, इसी बीच में 12 बदमाश इस बस को, इस रोडवेज को चारों तरफ से घेराबंदी कर लेते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसमें 4 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। आखिरकार जो 12 बदमाश होते हैं वो पंकज उर्फ भोला को अपने गिरफ्त में लेते हैं और यहां से लेकर उसे भाग जाते हैं। अब ये मामला सुर्खियों में आ जाता है। पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। आखिरकार जब पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए कोई बदमाश भाग जाए तो ये वाकई पुलिस के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होती है। अब ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की पुलिस और डीजीपी वगैरह सबके सब इसमें सक्रिय हो जाते हैं और जो ये बदमाश होता है पंकज उर्फ भोला, इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है। पुलिस को सूचना मिलती है कि 9 अगस्त 2015 को बन्ना देवी इलाके में एक लड़का बाइक से जा रहा है। वो लड़का कोई और नहीं होता बल्कि वही बदमाश होता है जिसका नाम पंकज उर्फ भोला होता है। पुलिस उसके साथ मुठभेड़ करती है, यानी कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस पर ये फायरिंग कर देता है और मुठभेड़ में ये बदमाश मारा जाता है। पुलिस को याद आता है कि जो 12 बदमाश इसको छुड़ाने के लिए आए थे वो कौन है। जब तलाश शुरू की जाती है तो एक नाम आता है। वो नाम होता है विष्णु गौतम उर्फ विष्णु पंडित। जो विष्णु गौतम उर्फ विष्णु पंडित, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का थाना गोंडा और गोंडा थाना क्षेत्र का गांव धनठोली जो लगता है, जो पंकज उर्फ भोला का गांव था, उसी गांव का रहने वाला ये विष्णु पंडित भी होता है। पुलिस ने आखिरकार इस पर 12,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया और 19 अगस्त 2015 को इसे गिरफ्तार कर लिया। जो बदमाश था वो मारा जाता है 9 अगस्त 2015 को और उसके लगभग 10 दिन के बाद ये विष्णु गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब विष्णु के बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, इसकी हिस्ट्री शीट चेक कर रहे थे कि आखिरकार इसने क्या क्या अपराध किए हैं, क्या नहीं किए हैं, जब इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी तो पता चलता है कि 2013 की बात है। पाली में पुलिस से इसकी मुठभेड़ हो जाती है और इसमें ये पुलिस को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इस पर यह मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही 2013 में क्वारसी में चोरी का माल इसके ऊपर से बरामद हुआ था। साथ ही 2015 में गोंडा थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट में भी ये पकड़ा जाता है। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है और 17 फरवरी 2015 को अपने ही गांव की एक 14 साल की लड़की, इसने अपहरण कर लिया था। इस पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगे थे। पुलिस को जैसे ही इसकी हिस्ट्री से ये पता चलता है कि ये शातिर अपराधी है, 12,000 का इनामी है, इस पर आर्म्स एक्ट हो या पुलिस से मुठभेड़ हो, ये एक 14 साल की लड़की का इसने अपहरण कर लिया था।
अब विष्णु गौतम उर्फ विष्णु पंडित पर जांच बैठ जाती है, इससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। ये टूंडला पुलिस है, टूंडला पुलिस के ये कब्जे में होता है। तभी टूंडला की पुलिस अलीगढ़ की पुलिस से संपर्क करती है। अब अलीगढ़ के थाना गोंडा की पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, जब इससे बातचीत करती है, इससे पूछा जाता है कि जो 14 साल की लड़की को तुम जो लेके भागे थे वो लड़की कहां है। दरअसल इस लड़की के बारे में यह पता चलता है, विष्णु और 14 साल की वो लड़की आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, और ये लड़की को लेकर भाग जाता है। लेकिन ये लड़की को लेकर सीधा आगरा पहुंचता है। आगरा के एतमादपुर में जाकर ये रुक जाता है। रिश्तेदार में रुकने के बाद वहां से अचानक से गायब हो जाता है। लड़की वहीं रह जाती है। जब पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही थी, तो पूछताछ करने के बाद इसने एक ही बात कह रहा था, एक ही रट लगाई हुई थी कि लड़की आगरा के एतमादपुर उसके रिश्तेदारी में है, वहां जाकर देख सकते हो। जब पुलिस की टीम आगरा के एतमादपुर उसी की रिश्तेदारी में पहुंचती है, तो पता चलता है कि लड़की तो वहां है ही नहीं। जब लड़की को काफी तलाश किया जाता है, लड़की मिलती ही नहीं है। पुलिस वापस लौट कर आती है और तभी पुलिस के पास एक सूचना पहुंचती है कि यहां पर एक लाश मिली है, एक लड़की की। जैसे लड़की की लाश मिलती है, लड़की के परिवार वालों से संपर्क किया जाता है, और संपर्क करने के बाद जब लड़की के जो कपड़े थे, जो सामान बरामद होता है, वो देखा जाता है, क्योंकि चेहरा तो उसका पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उस लड़की के बारे में पूछा जाता है, तो कपड़ों के आधार पर, उसके कद काठी के आधार पर लड़की के परिवार वाले कह देते हैं, ये हमारी बेटी है, हमारी बेटी की लाश है। बस इतना था कि इस व्यक्ति पर, जो अभी तक मामला अपहरण का था, अब हत्या का भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। साथ ही इसके ऊपर वो शारीरिक शोषण या फिर बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और उसके बाद फिर इस लड़के को, यानी कि जिसका नाम विष्णु गौतम उर्फ विष्णु पंडित होता है, 14 साल की लड़की के हत्या, अपहरण, कई तरह के और साक्ष्य मिटाने के इस तरह के जो आरोप थे, उसमें ये मुकदमा दर्ज करने के बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। हालांकि जैसे एक कहानी हमने अभी सुनाई थी कि जिस तरह से पुलिस टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री देती है, हो सकता है कि 3rd डिग्री के आधार पर इसने स्वीकार कर लिया हो कि इसने हत्या की है। लेकिन यह मामला अब अदालत में पहुंच जाता है। 25 सितंबर 2015 को मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, यानी कि चार्जशीट लग जाती है, और इस लड़के को गिरफ्तार करके जब जेल भेज दिया जाता है, लगातार 3 साल तक ये जेल में रहता है। और जेल में रहने के दौरान ही इस पर 2016 में रासुका भी लग जाती है। रासुका एक अपना आप में गंभीर धाराएं होती हैं। हालांकि 3 साल जब जेल में रहता है, तो जब वहां से बाहर निकलता है 2019 में, तो खैर और मथुरा में इस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ये आर्म्स एक्ट के मुकदमे थे। अब जमानत पर ये बाहर था। जमानत पर जैसे कोई बाहर निकलता है, तो वो तयशुदा टाइम में उसको वापस जाना भी होता है। लेकिन ये वापस जब जेल नहीं जाता है, तब इसके घर की कुर्की के आदेश कर दिए जाते हैं। अब घर में सिर्फ मां है अकेली, पिता की मौत हो चुकी है, और ये अपनी मां का इकलौता बेटा होता है। अब ऐसी स्थिति में अभी तक जो समस्याएं थी वो विष्णु गौतम के ऊपर चल रही थी। लेकिन जैसे ही घर की कुर्की के आदेश होते हैं, तो मां पर कोई आफत ना जाए, मां कोई परेशानी में ना जाए, इसलिए वो अपना आप को सरेंडर कर देता है। इसकी मां सुनीता गौतम होती है। अपने बेटे को लेकर जब भी वो जेल में मुलाकात करने जाती थी, तो मां से बेटा कहता था कि मां, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे पुलिस ने जानबूझकर फंसाया है, मुझे बस बचा लो। वो अपनी मां के सामने रोता था, गिड़गिड़ाता था। इसलिए इसकी जो मां होती है वो अध्यात्म की तरफ चली जाती है, कथा सुनना, इस तरह से कुछ देवी देवताओं में विश्वास करके उनसे लगातार मिन्नतें करना कि मेरा बेटा अगर निर्दोष है तो उसको आप बचा लीजिए। एक दिन ये फोटो लेकर, जो इस लड़की का, जो 14 साल की लड़की होती है, उसका फोटो लेकर कथावाचक महाराज होते हैं उदय कृष्ण शास्त्री, उनके पास जाती है और जाने के बाद पूरी कहानी सुनाती है कि वो एक विधवा औरत है, उसका एक बेटा है जिसका नाम विष्णु गौतम है। गांव की ही एक लड़की से उसे प्यार हुआ था, उस लड़की को लेकर चला जाता है। वो अपने बेटे से जब भी जेल में मुलाकात करने के लिए जाती है, तो बेटा हमेशा ये कहता है कि वो निर्दोष है, उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। अब ऐसी स्थिति में जो कथावाचक महाराज होते हैं, वो कहते हैं कि उसका लड़की का फोटो मैं देखना चाहता हूं कि आखिरकार लड़की कैसी थी, कैसी नहीं थी। 14 साल की उस लड़की का जब महाराज जी ने फोटो देखा, फोटो देखने के बाद उनके जहन में, उनके दिमाग में उसकी स्मृति जो थी, वो चेहरा जो था बिल्कुल पूरी तरह से छप चुका था, जैसे कि उसे भूलने वाले ही नहीं थे। एक दिन वो हाथरस के एक गांव के अंदर, जो तिब्रस गांव बताया जाता है, वहां पर ये कथा कर रहे थे। कथा सुनाने के बाद आराम से, इत्मीनान से भक्तों से मुलाकात कर रहे थे, और इसी बीच में भक्तों के लिए प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम चल रहा था। और इसी प्रसाद वितरण के कार्यक्रम में 21 साल की एक लड़की लगातार इधर से उधर घूम रही है। जब उस लड़की का चेहरा महाराज जी के सामने पहुंचता है, तो महाराज जी उस लड़की का चेहरा देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि लड़की कहीं देखी हुई है। इसलिए उस लड़की को अपने पास बुलाया, और पास बुलाने के बाद उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तुम्हारे पति का नाम क्या है। तमाम तरह के सवाल थे जो महाराज जी ने उस लड़की से किए। लड़की ने बेबाकी के साथ अपने हर एक सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन महाराज जी को तसल्ली नहीं हो रही थी। महाराज जी को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो ये झूठ बोल रही है। इसलिए उन्होंने अपने ही 2 साथियों को इस लड़की के पीछे लगाया, ये जानने के लिए कि आखिरकार ये कौन है, कहां से है, इसकी असलियत क्या है। तब जब उन्होंने, उनके साथियों ने ये पता किया, तो पता चलता है कि इस लड़की के 2 नाम हैं, एक और नाम है, एक ये नाम है। ये नाम इसने अपनी तरफ से क्रिएट किया हुआ है, नया बनाया है, जबकि इसका असली नाम कुछ और है। अब जैसे ये बात महाराज जी को पता चलती है, महाराज जी ने उप मुख्यमंत्री से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद पूरी कहानी सुनाई। उप मुख्यमंत्री ने
अलीगढ़ के एसएसपी को ये बात बताई। उसके बाद फिर अलीगढ़ के एसएसपी से महाराज जी मुलाकात करते हैं, साथ में सुनीता गौतम भी जाती है अपने बेटे के लिए। वहां जाने के बाद पूरी कहानी एसएसपी को सुनाई जाती है। एसएसपी को शुरुआत में लग रहा था कि मामला कुछ ऐसा ही है, लेकिन जब ऊपर से दबाव आया, इधर से महाराज जी ने कुछ सिफारिश की, तब जाकर एसएसपी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। जांच दी जाती है सीओ इगलास को। सीओ इगलास ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो कुछ चीजें नई निकल के आती हैं। आखिरकार ये जो लड़की होती है, इस लड़की को हाथरस का एक गांव लगता है नंगला चोखा, वहां से हिरासत में ले लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद इसको गोंडा के थाने में लाया जाता है। साथ ही जो इस लड़की के माता, इसके पिता होते हैं, इसकी 2 और बहनें होती हैं, एक भाई होता है, परिवार के सदस्यों को थाने में लाया जाता है। लड़की को आमने सामने बिठाया जाता है। जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो वो कह देते हैं कि ये लड़की हमारी ही है, जो साल 2015 में अचानक से गायब हो गई थी, ये लापता हो गई थी और जिसकी हत्या के लिए इन्होंने ढूंढा, जो कि एतमादपुर में एक लाश मिली थी, उसके कपड़ों के आधार पर पहचान लिया था, वो लड़की कोई और थी, ये लड़की कोई और है। अब पुलिस के लिए ये बड़ी चिंता का विषय बन गया था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तभी परिवार के लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जाता है और डीएनए टेस्ट कराने के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब पुलिस के लिए एक सवाल था कि आखिरकार अगर ये लड़की यहां पर है तो वो लड़की कौन थी जिसकी लाश मिली थी। आखिरकार पुलिस ने जब अपने हिसाब से इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, कपड़े उसके नहीं थे लेकिन उसके जैसे थे, इसलिए उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी। इस घटनाक्रम के खुलासे के बाद, यानी कि साल 2022, ये दिसंबर का महीना होता है, इस लड़की के परिवार वालों के इस बारे में पता चल जाता है। और ये पता चलता है जब कोरोना काल चल रहा था, जब पूरी दुनिया में आफत मची हुई थी, तभी इस लड़की ने अपनी माता और पिता के हाल जानने के लिए कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं है, परिवार के लोग ठीक हैं कि नहीं है, तब उनसे संपर्क किया था। यानी कि लड़की के पोल खुलने के लगभग 1.5 साल पहले उसने जब अपने माता पिता से संपर्क किया तो माता पिता भाई डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिस मामले में एक व्यक्ति जेल जा चुका है और ऐसी स्थिति में अगर वो किसी से ये बात कहेंगे तो कहीं वो उल्टे ना फंस जाएं, इसलिए वो बिल्कुल इस मामले को जानते हुए भी बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। अब लड़की से पूछा जाता है कि तुम नंगला चौका गांव कैसे पहुंची थी, तो उसने जो कहानी सुनाई, उसे कहानी सुनने के बाद दंग रह जाते हैं। दरअसल जो विष्णु गौतम होता है वो अचानक से उस लड़की को आगरा के एतमादपुर में छोड़कर गायब हो जाता है। उस लड़की ने उस लड़के की यानी कि विष्णु की बड़ी राह देखी, लेकिन विष्णु जब लौट कर नहीं आता है तो वो लड़की परेशान हो जाती है। इसी बीच में जैसे ये वहां पर गई हुई थी, ऐसे ही नंगला चोखा का एक लड़का था जो कि हाथरस का रहने वाला होता है, वो भी उसी जगह उसे आसपास में रिश्तेदारी में गया था और उस लड़के से इस लड़की की मुलाकात हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन ऐसा मौका आता है कि वो लड़की जो अपने प्रेमी के साथ भागी थी, वो एक नए लड़के के साथ जो कि नंगला चोखा हाथरस के रहने वाला होता है, उसके साथ चली जाती है। और वो ऐसे जाती है कि उसके बाद फिर किसी से कोई संपर्क नहीं करती, ना ही उस लड़के ने उस लड़की को संपर्क करने की इजाजत दी थी। इसलिए वो अपने साथ लड़का रख लेता है, शादी करता है, उसको 2 बच्चे हो जाते हैं और वो बेहतरीन जिंदगी जी रही थी। लेकिन ये बात की पोल खुल जाती है और जैसे ही पोल खुलती है तो कथावाचक महाराज के माध्यम से इस लड़की की पूरी कहानी लोगों के सामने आ जाती है। ये भी पता चलता है कि जो स्वीकार किया गया था हत्याकांड को, तो शायद पुलिस के दबाव में आकर शायद उसने ये स्वीकार कर लिया था, लेकिन आगे चल के उस पर जो ये मामला था ये तो जरूर खत्म हो गया होगा। लेकिन बाकी और अन्य मामले जो लूट हैं या फिर आर्म्स एक्ट के हैं या पुलिस से मुठभेड़ में, क्योंकि वो एक हिस्ट्री शीटर के साथ रहता था, इस हिस्ट्री शीटर का जो नाम होता है वो पंकज उर्फ भोला होता है, जिसने बताया जाता है कि 2 सिपाहियों की हत्या कर दी थी। इससे पहले भी वो कई बार ब्रेक करके यानी कि पुलिस वालों को धक्का देकर या किसी भी तरकीब से पुलिस वालों के चंगुल से छूट कर भाग जाया करता था। उसने कई बड़े अपराध किए हुए थे। कभी मौका होगा तो पंकज उर्फ भोला की कहानी भी आपके सामने लाई जाएगी। दोस्तों 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल के बाद आखिरकार ये लोगों को पता चलता है कि विष्णु गौतम जिस हत्याकांड में सलाखों के पीछे गुजार रहा है, दरअसल उसने वो जुर्म किया ही नहीं था। हालांकि वो उस लड़की को लेकर अपने गांव से जरूर गया था, लेकिन वो क्योंकि वो खुद पहले से अपराध में संलिप्त था, इसलिए जब पुलिस के सामने उसने खुलासा किया था तो उसने पुलिस को यह बयान दिया था कि ये लड़की मेरे लिए बाधा बन रही है और मैंने इसलिए इसको रास्ते से हटा दिया है। लेकिन वो लड़की की लाश किसी और की थी और किसी और की लाश किसी के साथ जोड़ दी। काश पुलिस ने इस मामले की अगर ईमानदारी से जांच की होती, मरने वाली लड़की का डीएनए सैंपल लिया होता और जिस परिवार के माता पिता भाई से उसके सैंपल का मिलान किया गया होता, तो शायद विष्णु इतने लंबे समय तक सलाखों के पीछे कभी नहीं रहता। क्योंकि कई बार पुलिस के दबाव के सामने बड़े बड़े अपराधी हों या फिर सीधे सज्जन लोग हों, वो कुछ भी बोल जाते हैं जैसा पुलिस कहती है। हालांकि कोर्ट में जाकर कई मामले ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और वाकई कथावाचक जो महाराज जी होते हैं उनकी तो तारीफ करनी होगी। उनके दिमाग में उस लड़की की जो कि उस वक्त 14 साल की तस्वीर थी और बाद में वो लड़की 21 साल की हो जाती है, वो चेहरा दिमाग में किस तरह से याद रहा, वो वाकई अपने आप में काबिल तारीफ है। जाते जाते इंदु त्रिपाठी हैं, साथ ही लखीमपुर खीरी के रहने वाले नफीस अहमद हैं, बिजनौर से सूफियान अंसारी हैं
और नेपाल के रहने वाले दिलावर हुसैन, उनके बेटे हैं मोहम्मद रहमान, आज इनका जन्मदिन है। साथ ही उन्नाव के रहने वाले शिफा मंसूरी, आज इनका भी जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें शारिका शर्मा है, तशरीफ खान, शिवा यादव, सोमवीर सोलंकी, रंजन कुमार, जयपाल सिंह, यशवंत पटेल, राजेंद्र कुमार, सफात खान, सत्यम यादव, अविनाश नायक, साबिर अली, धर्मेंद्र कुमार टेलर है, इनका बेटा निक्कू है, कबीर खान, आनंद गुप्ता, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, राहुल गुप्ता, नरेश सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।